नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर एक बार शर्वरी वासनी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर है और आज हमें फिर एक बार मौका मिला है एक और पब्लिक पर्सनालिटी से मिलने का। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री नितिन तिवारी जी। नितिन तिवारी जी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये शिवसेना के बहुत ही बड़े नेता हैं और पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं नागपुर शहर के। इसके अलावा वे एक बहुत अच्छे वक्ता भी है और ये एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम अपने खुद से हासिल किया हुआ है। तो आइए, हमें आज इतने बड़े पर्सनैलिटी से रूबरू होने का मौका मिला है, तो आइए हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। विद योर ड्यू परमिशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू माय फर्स्ट क्वेश्चन। सर, आपके राजनीतिक सफर के बारे में कुछ बताइए। ये किस तरह से शुरू हुई, या ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया? राजनीति का ऐसा कोई एक सफ़र करके मैं बताऊंगा कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं था कि जो मुझे एकदम राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, परंतु जो कि मेरा फौज का बैकग्राउंड था, उसके बाद जब मैंने पदार्पण किया इस राजनीति में, तो राजनीति के दौरान आने के बाद मेरे जीवन में पहली बार एक आंदोलन आया, नरेंद्र नगर ओवरब्रिज। तो ये नरेंद्र नगर ओवरब्रिज के लिए मैंने कुछ प्रयास किया कि वो करोड़ों की लागत से लगा हुआ था और जनता हित के लिए राजनीतिक के लोग, जो राजनीति के आला थे, ये मंत्रियों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसको ओपन नहीं कर रहे थे। तो उस पर मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए शुरू होना चाहिए। और जब मैंने उसको आंदोलन का रूप दिया और मैंने अपने कुछ साथियों के साथ शुरुआती दौर में जब वो सब चीज़ें शुरू किया, तो मुझे लगा कि इसमें जनता का बहुत प्रतिसाद है और जनता के लिए काम है। मुझे उसकी पावर ऑफ द पॉलिटिक्स पता चली, जिसमें MSRDC ने तुरंत उस पर संज्ञान लेकर और नरेंद्र नगर ओवरब्रिज शुरू किया। तो मुझे लगा कि यदि हम राजनीति के प्लेटफॉर्म पर जन सेवा और जनता की बात करें तो उनको बड़ा मुकाम मिलेगा। चूँकि मेरी जो इच्छा थी और मेरा जो एम था वो जनसेवा करना था, तो मुझे वहाँ से एक स्पार्क मिला और वहाँ से मैंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। आपके इनिशिएटिव के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका, जो बहुत इंस्पायर करेगा लोगों को। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने सैनिक अनुभव के बारे में कुछ बताइए, या आप सेना में किस तरह गए? उस समय ये बात 99 की है, जब कारगिल हुआ करता था। तो 99 में जब कारगिल था, तो कारगिल के वक्त मैंने तब उसमें दूरदर्शन का जमाना हुआ करता था, ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स नहीं थे। तो दूरदर्शन में हमने उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में माननीय भारत रत्न प्रधानमंत्री श्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था कारगिल की। और उस जंग के दौरान मैं एक रात को, जो जंग तकरीबन हम जीत रहे थे, हम जीतने के कगार पे थे, और जंग के अंतिम दौरों पे मैं जब दूरदर्शन देख रहा था तो उसमें सैनिकों के ताबूत जो आ रहे थे, हमारे जो शहीद थे, उनको जो ताबूत में बंद करके उनके परिजनों को सौंपा जा रहा था, उनको जो भारतीय सम्मान प्राप्त हो रहा था, मैंने अपने आप को एक भारतीय होकर बड़ा गौरवान्वित किया। वहीं से मैंने सोचा कि मेरी फील्ड जियोलॉजी थी, मुझे जाना दूसरी फील्ड में था। मुझे लगा कि मुझे देश सेवा करनी चाहिए और वो स्पार्क था। उसके बाद मैंने 2-3 भर्तियाँ ट्राई किया और उसके बाद सौभाग्यवश मुझे फौज में जाने का मौका मिला और मैंने अपने कर्तव्य का वहन किया। ये आपका बहुत ही साहसिक निर्णय था। और हम देखते हैं कि लोग आमतौर पर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपने इतनी कड़ी ट्रेनिंग करके देश की सेवा करने का आपने सोचा, तो बहुत अच्छा निर्णय रहा आपका। सर, आप अपने बचपन और परिवार के बारे में कुछ बताइए। बचपन और परिवार मेरा ऐसा था कि हमने बेसिकली वो जो गरीब तबके का, जो जनरली हिंदुस्तान की 80% आबादी अपने आप का निर्वाह करती है, मेरा भी बचपन उसी टाइप का ही भी था, आम भारतीय जैसा। मेरे पिता मिल में मजदूर थे और यहाँ एम्प्रेस मिल है नागपुर में, वहाँ वो मजदूर थे। और मेरी माँ एक गाय पालकर और दूध का वाटप करके अपना जीविकापार्जन चलाती थी। तो बचपन हमारा काफ़ी स्ट्रगल में बीता और उस बचपन के साथ हमने काफ़ी अनुभव भी लिए संसार के। और बहुत बचपन में बहुत शुरुआती दौर में जिम्मेदारियां आई, इसलिए उसने आत्मनिर्भर होने में बड़ी मदद की। तो बचपन ने ही हमको आत्मनिर्भर बनाया। ऐसा मेरे माँ पिता के जो पालन पोषण है, उन्होंने पहले से ही कॉन्फिडेंस, मनोबल बढ़ाया और आत्मनिर्भर बनाया। ऐसा मेरा बचपन था। स्ट्रगल से ही हम कुछ आगे जाने की हमें प्रेरणा मिलती है, कि मेरा भी मानना है। बहुत अच्छा आपका। सर, आपको शिवसेना की ऐसी क्या आइडियोलॉजी अच्छी लगी जो बाकी पार्टीज में नहीं? हम यहाँ पर एक शिवसेना की एक बड़ी बात यह है कि शिवसेना में बिना प्रेशर की पॉलिटिक्स होती है। बाकी पार्टियों में आप कोई आंदोलन करो, किसी जनहित के लिए बात करो, तो पक्का उसका मैनेजमेंट हो या वो बड़े लोग हो, वो उस पार्टी के रिश्तेदार होते हैं या उन पर उनका आशीर्वाद होता है।
सिर्फ बाला साहब की पार्टी, क्योंकि बाला साहब एक ऐसे विख्यात लीडर है, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, ये ऐसे विश्व विख्यात लीडर हैं जिन्होंने हमेशा जन सेवा पर एक लोगो है, एक स्लोगन है हमारे शिवसेना पार्टी का, 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये बात मुझे भाई कि समाजकारण का बैकग्राउंड और समाजकारण करते करते जब उस समाजकारण को करने के लिए यदि उपयोग में आती है और जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर 20% राजकारण किया जाए, वो एक आइडियोलॉजी जो शिवसेना की थी। और शिवसेना में नो प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप किसी को कभी भी न्याय दिलाने के लिए जाना चाहें तो आपको ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आता है, आप एक आम आदमी को उसका जस्टिस दिला सकते हैं बिना किसी प्रेशर। जैसे शिवसेना में उद्धव ठाकरे जी है, आदित्य ठाकरे जी है, संजय राउत जी है, तो इनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, उद्धव जी जिस प्रकार से माननीय बाला साहब की, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब की विरासत संभाल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव जी जो शालीन प्रिय हैं। अभी हमने बहुत मुख्यमंत्री देखे और बहुत चकाचौंध में रहने वाले मुख्यमंत्री देखे। पिछले 2.5 साल से ये महाराष्ट्र, अभी तो पूरा भारत, आपने देखा होगा जितने सर्वे हुए, टॉप 5 सर्वे में लगातार आदरणीय उद्धव जी ये टॉप 5 मुख्यमंत्री में, हिंदुस्तान के टॉप 5 मुख्यमंत्री में बने हुए। इसके पीछे उनकी शालीनता, उनकी गंभीरता, जो मुझे भाई कि वो किसी भी पीरियड में विह्वल नहीं होते, वो बहुत ही शांतता से चीजों को टैकल करते हैं, उनमें बहुत सिंप्लिसिटी है, उनके अंदर आप कभी बहुत बड़ा लीडर का वो अहम नहीं देखते, वो ऑरा नहीं है उनके पास कि बहुत बड़ा हूं मैं, कुछ हुआ है। एक आम आदमी अपने ही रूप में एक आम आदमी को देखता है। जनरली लोग केजरीवाल को आजकल देख रहे हैं, लेकिन उसी के समकक्ष उद्धव जी को भी बहुत शालीन मुख्यमंत्री के रूप में जनता देखती है और जनता के बीच का सेवक के रूप में ही उनको देखती है। तो वो मुझे उद्धव जी की बातें पसंद है। आदित्य जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में जितने भी सुपुत्रगण हैं मंत्रियों के, जो आजकल पॉलिटिक्स में कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, उनमें पूरे भारत में मैं देखता हूं कि आदित्य जी एक बहुत शालीन, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले, बाला साहब के प्रपुत्र के रूप में जिस प्रकार की उन्होंने अपनी भूमिका रखी, एक अभ्यासु, इंटेलेक्चुअल, गंभीर लीडर के रूप में इस महाराष्ट्र ने उनको देखा है। उनको हम कई बार हिंदी मीडिया में सुनते हैं तो भी उनकी उतनी कमांड और प्रखर वक्तव्य रहता है, उनको मराठी मीडिया में सुनते हैं, उनको इंग्लिश में उनकी कमांड है। तो एक सर्वज्ञानी और हमेशा ही चीजों को सीखने वाला, जनरली राज शिष्टाचार मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, ये बहुत कम लोग मानते। कभी मुख्यमंत्री का बेटा, इस प्रकार के आज के जनरली का लोग रेवेन्यू, गृह मंत्रालय, इस प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन उन्होंने पर्यावरण को लिया। इसका मतलब उनकी संजीदगी कितनी है, उनकी दूरगामी सोच, जो उनका विजन है। तो आदित्य साहब में जो अभ्यास करने का है और वो जिस प्रकार से पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को प्रेम करते हैं, शिक्षा की तरफ देखते हैं, तो एक जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस करना चाहते हैं वो आदित्य जी में बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे एज अ लीडर, अपने लीडर, वो बहुत उनके गुण अच्छे लगते हैं। और संजय राउत साहब के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आज बाला साहब हम लोगों के बीच नहीं है, परंतु बाला साहब के साथ काम किए हुए, वर्षों वर्ष उनके कंधे से कंधा लगा के काम करने वाले ऐसे संजय राउत साहब, एक प्रखर वक्ता, बिंदास, जो एक्चुअली शिवसेना का डीएनए है। तो शिवसेना के डीएनए में जो बाला साहब को हम समकक्ष, जो बाला साहब का स्वरूप हम देखते हैं संजय राउत साहब में, तो मैं हमेशा उनसे बिंदास संजय राउत, जनरली लोग बोलते हैं कि 100 दाऊद एक राउत, तो हमको वो जो शिवसेना का डीएनए है वो राउत साहब में मिलता है, तो इसलिए मैं राउत साहब को उसमें पसंद करता हूं। तो सर, आप आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन को किस तरह से? नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शंस का ऐसा है कि पार्टी ने पूरे बेस लेवल पे अपनी तैयारी कर चुकी है, पूरी पार्टी की तैयारी हो चुकी है। हमारे शिवसैनिक हैं, जनरली हम लोग शाखा लेवल पर विस्तार करते हैं, हमारे शाखा प्रमुख बन चुके हैं, हमारी अच्छी बांधनी है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारे लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं और नागपुर महानगर पालिका में अकेले ये सब चीज करने में हम सक्षम हैं। और हम नागपुर महानगर पालिका में सभी सीटें लड़ाएंगे और नागपुर महानगर पालिका में शिवसेना की पूरी ताकत से उभरेगी, ये हमारी मंशा है। आई रियली होप कि ऐसा हो जैसा आपने बोला। तो सर, हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में बहुत से अलग अलग माइंडसेट और ओपिनियन के लोगों से हमें डील करना पड़ता है, तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अब ये बिल्कुल बेसिकली है कि पॉलिटिक्स में आपको अलग अलग दर्जे के लोगों से बात करना पड़ता है। उस समय में आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और जब तक आप अपने आप को मोल्ड नहीं करोगे उनके साथ में, विषय कई बार आपको अधिकारियों के साथ बैठना होता है, कई बार क्लास 1 ऑफिसरों के साथ बैठना होता है, कई बार बड़े विषय पे चर्चा करना होता है, तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है,
साथ बात करने के लिए पॉलिटिक्स में। कई बार आपको एक कचरे वाले के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो उसकी समस्याएं, उसकी जागृति, उसके लेवल पर जाके उसको विषय के समझने की संज्ञानता चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग कई बार व्यापारियों की समस्या होती है, नौकरी पेशा लोगों की समस्या होती है, तो उस समस्या में जाके उनके बैकग्राउंड को समझकर एक नेता के अंदर वो सूझबूझ चाहिए कि उनके लेवल पर जाकर, ताकि वो कंफर्टेबल जोन में रह के अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें और आप समाज में सचमुच कौन परेशान है, आप वो जो ग्रीवेंसेस है, पब्लिक ग्रीवेंसेस, उस पर आप काम कर सकें। तो वो आपको पॉलिटिक्स में अलग अलग माइंडसेट पढ़ते आना चाहिए, उनके लेवल पर जाकर उनको समाधान देते आना चाहिए। तो सर, आपके इतने सालों की पॉलिटिकल जर्नी में आपका ऐसा कोई समय आया होगा कि आपने बहुत लो फील किया हो और आपको ऐसा लगा कि आपका पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन शायद से गलत था? नहीं, चूंकि देखिए मैं सेना से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे हर सिचुएशन में लड़ना आता है। मैंने आपको बचपन बताया, तो बचपन हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल में गुजारा, तो उस समय वो जो दौर गुजारा हमने, तो हमको और हमारे जो माता पिता का आशीर्वाद था, या जो चंद गुरु हमको मिले वो भी बहुत अच्छे थे, तो हमको चाणक्य लोगों ने तैयार किया हुआ है। तो हम उस चंद्रगुप्त टाइप से तैयार हुए हैं कि हम किसी भी प्रकार का चक्री हो तो अभिमन्यु जैसे भेजने की कैपेसिटी रखते हैं, और उतना पुरुषार्थ है तो वो उतना है, और हम उतना आत्मबल लेकर चलते हैं। तो मुझे आज तक पॉलिटिक्स में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जिसने मुझे हताश किया हो, और मैंने हमेशा अपने आप को रिचार्ज करके प्राउड फील किया। और इसके ऑपोजिट आपका सबसे उत्साहित मोमेंट कौन सा रहा इस जर्नी में? हाँ। आपको पॉलिटिक्स में रहने में प्राउड फील हुआ? अब इसमें जब मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ, एक ही देखिए पॉलिटिक्स में जब आप नेता होते हैं तो एक आम आदमी की जो समस्याएं होती है, उसकी उम्मीदें होती हैं आपसे, वो आपके पास अपनी समस्याएं लेके जाता है। कई बार समस्याएं बहुत आसान होती है, कई बार समस्याएं के लिए आपको लड़ना पड़ता है, जिसमें एक आंदोलन का स्वरूप देना पड़ता है। जब वो आंदोलन कामयाब होता है, जब उस तबके के व्यक्ति को या उस समूह को एक आज़ादी या एक उसको रिलीफ मिलता है, तो आपको बड़ी खुशी होती है। ऐसे मूवमेंट इस नागपुर शहर में न्याय दिलवाने के लिए MIDC में कैंडिगो स्थित कंपनी है, वहाँ 70 कामगारों को मैंने न्याय दिलवाया, वो लोग एस्टेब्लिश हुए। JSW में 1200 कामगार हैं परमेश्वर में, उनके आंदोलन के साथ में खड़ा रहा, उपोषण में उनके साथ खड़ा रहा, उनको न्याय दिलाने में मुझे माताड़ी कामगार हैं जो अपने कंधों पर लोहा उठाकर बेंगलुरु में डालते हैं, रैक खाली करते हैं रेलवे की, जब मैंने उनको दिलाया, उनके करोड़ों रुपए मैंने मैनेजमेंट से लेकर उनकी वंचित पगार दिलाया, 7 दिन के उपोषण के साथ बैठे उनको न्याय दिलाया। जोमेटो में जो आपके घर तक फूड डिलीवरी करते हैं बच्चे, ऐसे 1000 बच्चों ने आंदोलन किया था कि हमें बहुत फास्ट स्पीड से जाना पड़ता है, बहुत कम समय में डिलीवरी देना पड़ता है, हमको जोखिम है, हमको इंसेंटिव कम मिला। इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी, पूरे विश्व में काम करने वाली जोमेटो कंपनी को नागपुर में हमने परास्त करके उन 1000 अपने लोकल भूमिपुत्रों को न्याय दिलवाया ऐसे समय में। और कचरा आंदोलन करते समय, तो कचरा आंदोलन में जो आपके घर का कचरा उठाता है, वो युवक जब परेशान था, उसकी फैमिली परेशान थी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, ऐसे लोगों को वापस नौकरी पर रखवा के उनकी वेतन बढ़ोतरी करवा के बहुत बड़ा लर्निंग लाइसेंस का इशू था। उस लर्निंग लाइसेंस के इशू में मैंने एक सिर्फ उसमें करप्शन के ऊपर आवाज उठाई थी, जिसमें 17 लोगों पर FIR हुई, जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, जिसमें आदरणीय गडकरी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो अपितु नागपुर से आंदोलन उठा और पूरे भारत का सॉफ्टवेयर चेंज किया गया। ऐसे समय में जब हमारे आंदोलनों को एक सार्थकता मिलती है, एक तबका रिलीफ महसूस करता है। शिवसेना के एक प्लेटफॉर्म पे जब मैंने लोगों को मदद दिलाया, माननीय बाला साहब के आशीर्वाद से, उद्धव जी और आदित्य साहब के आशीर्वाद से, जब मैं लोगों को आशीर्वाद दिया, उनके खिले हुए चेहरे देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हुआ और मैं अपने शिवसैनिक होने पर गर्व महसूस करता हूँ। सेम हमारे साथ भी ऐसे ही होता है जब हमारे फाउंडेशन में, शर्मा वासनिक फाउंडेशन में जब मैं लोगों की मदद करती हूँ, बिल्कुल, तब भी हमें भी वही जो स्पिरिट है वो फील होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके लाइफ में आपको आगे रखने का आपका क्या मोटिवेशन है या क्या आइडियोलॉजी है, या ऐसे कोई पर्सनालिटी जिनका आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा हो? कुछ किताबें हैं, रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, भगवत गीता है, मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा है, मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ा है, बाइबल के कुछ चंद पेज, पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है, वो पढ़ा है, शिव महापुराण पढ़ा है, महाभारत का वो पूरा युद्ध पढ़ा है मैंने किताबों से, खंड 1 खंड 2, महाभारत 2 खंडों में है। तो ये सब जो स्पिरिचुअल है, इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेटेड किया, क्योंकि मुझे शुरू के दौर में एक अज्ञानता का परिचय था। माँ बाप भी, पिता और माता इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे, तो खुद का ज्ञान खुद से लेना था। तो न्याय की लड़ाई में आपको धर्म के साथ कैसा खड़ा रहना है, किसी भी सिचुएशन में भगवान बुद्ध का वो बताया हुआ उपदेश कि आप अपने आप को बहुत रह सकते हैं, और एक हिम्मत
वो मैंने वहाँ से सीखा। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पर, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, इन लोगों को पढ़ने के बाद मैंने खुद को परिपक्व किया। कुमार विश्वास जैसे को मैंने YouTube पर देख देख कर अपने आप को भाषण देना सीखा। ये सब करते हुए मैंने अपना मोटिवेशन अपनी किताबों से लिया। उसके बाद राजनीतिक जीवन में आने के बाद संजय तिवारी, जो महाराष्ट्र के नवभारत के ग्रुप एडिटर है, नवभारत नवराष्ट्र के ग्रुप एडिटर है, समूह संपादक है पूरे महाराष्ट्र, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। उस दौर में जब मैं फौजी से आया, बहुत लड़कपन एक फौजी था, उसके बाद पॉलिटिक्स मेरे लिए जमीन आसमान का अंतर था। समय समय पर मुझे उन्होंने जानकारी दिया, मुझे मोटिवेशन किया। कभी मैं विह्वल होता था, कई बार राजनीति से तो मुझे मोटिवेट किया। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में, इस राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में और आज भी, उनके मार्गदर्शन ने मुझे लगातार मोटिवेट किया। इन किताबों के साथ वो एक गुरुवरे रूप के, एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ या जो भी कर रहा हूँ, वो मुझे उसमें उनका बहुत बड़ा सहायता मिली और उनका मोटिवेशन मिला। तो सर, एक नागपुरवासी होने के नाते आपको क्या लगता है कि नागपुर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए? देखिए, नागपुर ये एक तो हार्ट ऑफ द इंडिया है, 0 माइल हमारे पास ही है, तो हम सेंटर प्लेस पे हैं। तो पूरे जो कमर्शियल भी माइग्रेशन होते हैं वो यहीं से होते हैं। किसी को भी कलकत्ता से अगर बाहर दिल्ली जाना है तो वाया नागपुर, मतलब तकरीबन नागपुर आप किसी भी सीमा को पकड़ लेंगे हिंदुस्तान की, तो भारत की सीमा का केंद्र बिंदु है। इसलिए केंद्र बिंदु होने के बाद, जीएसटी आने के बाद नागपुर का विकास बहुत ही ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डंपिंग्स, मिहान वगैरह। तो मेरी इच्छा है कि एक जो मिहान वंचित है, जहाँ पे तकरीबन नागपुर का पूरा एम्प्लॉयमेंट फिलअप किया जा सकता है। सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने, राज्य सरकारों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर, क्योंकि 20 साल से हम उसको देख रहे हैं, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो मिहान अगर फुल फ्लेज में शुरू हो जाए और गवर्नमेंट्स कुछ रियायलिटीज देते, उसको कुछ रियायत दें, बिजली में रियायत दें, बाकी चीजों में दें, उद्योग को प्रमोट किया जा सकता है। उद्योग जगत के लोग आएंगे और हमारे बच्चों को मिलेगा। उसके बाद आज हम पूरे अखंड विश्व में देख रहे हैं, अभी तो हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ, मनाली जैसे एरिया में जाओ, हिमाचल प्रदेश में जाओ तो पूरा पहाड़ी है, वहाँ क्या प्रोडक्शन और ना खेती हो रही है, ना कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है टूरिज्म को लेकर। तो टूरिज्म पे फोकस करने जाए तो हमारे पास अंबाझरी है, तालाब इतना बड़ा है। आज अंबाझरी तालाब को हम डेकोरेट कर पाए, उसका गार्डन है। आज गोरेवाड़ा तालाब है, फोटाड़ा है, फोटाड़ा लेक के पास में इतनी बड़ी जमीन, बोटेनिकल जू गार्डन वगैरह है। अगर इनको यदि टूरिज्म में डेवलप किया जाए, इनमें बोटिंग्स की जाए और इनको एक अच्छे लेवल का थोड़ा सा पैसे खर्चा किया जाए, तो मुझे लगता है कि विश्व से लोग, सिर्फ भारत से ही नहीं, विश्व से लोग पर्यटन करके यहाँ पे आएंगे। साथ में ही स्पिरिचुअल, अगर हम लोग टूरिज्म को डेवलप करें तो तेलनखेड़ी, ताजबाग, दीक्षा भूमि, हमारे पास ऐसे दार्शनिक श्रद्धा स्थल भी हैं जो विश्वविख्यात हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं है हमारे पास। आज कोई अगर दीक्षा भूमि देखकर जाता है तो उसको लगता है ताजबाग आज बहुत डेवलप हुआ है। तेलनखेड़ी कितना प्राचीन मंदिर है और वो बिल्कुल लेक के पास है, फोटारा लेक के पास में है, तो उसका एक अलग डेकोरम हो सकता है। तो स्पिरिचुअल के साथ हम ये सिनेटरी पेच हमारे बगल में है, तो हम अगर टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो मुझे लगता है कि नागपुर रिचेस्ट सिटीज में आएगा और हमको रेवेन्यू बहुत प्राप्त होगा। सरकार के साथ साथ नागपुर को भी, मनपा को, जिला परिषद को रेवेन्यू होगा, जिसकी वजह से सबका रिवॉल्यूशन होगा। जहाँ रेवेन्यू आएगा वहाँ विकास होगा, और ये जो सही मायने में स्मार्ट सिटी तब बनेगी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो टूरिज्म है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मैं रियली होप कि आगे चल के टूरिज्म नागपुर का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। उसमें आदित्य जी सफल कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। आदित्य ठाकरे जी लगातार कॉन्शियस हैं और चीजें आगे होगी, एमपीडीसी के भी थ्रू चालू है। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको टीम को जोड़े रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो रियल लोग रहते हैं उनको आपको जोड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऐसे लोगों को आप कैसे जोड़ते हैं? देखो, एक चीज होता है कि राजनीति में, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है कि राजनीति में यदि आपको आगे जाना है तो आपको टीम ही लगती है। आप अकेले स्वयंभू लीडर नहीं बन सकते। आपने खुद को मान लिया, 4 किताबें पढ़ लिया, अब मैं लीडर बन गया, ऐसा नहीं होता। आप अकेले किसी आंदोलन को सार्थक नहीं कर सकते। मैं आज जहाँ भी हूँ या मैं जो भी कुछ किया, ये मैं पूरा का पूरा समर्पित करता हूँ अपने उन साथियों को, जिनको मेरी आप टीम बोल सकते हो। आज नागपुर में यदि मैं मजबूती से शिवसेना में खड़ा हूँ, या मुंबई के लोग मुझे पहचान रहे हैं, या मेरे नेता मुझे पहचानते हैं, या मुझे अगर पार्टी में थोड़ा भी इम्पोर्टेंस मिलता होगा, और आज मैं जहाँ हूँ, उसके पीछे की मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे साथियों की मेहनत है। क्योंकि उन्होंने पहले, आपकी टीम आपको लीडर मानती है और वो आपके हर काम में आपके साथ रहती है। वो मेरे हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वो है। मैं बिना अपनी टीम को और टीम को जोड़े रखने के लिए उनसे जिस एरिया में वो लोग रहते हैं या जिस समाज में रहते हैं,
जब उनको कोई समस्याएं आती है तो उनके जरिए जो विषय आते हैं उन विषयों को हम लोग आंदोलन का रूप देते हैं और उस तबके को जो उनके साथ जुड़ा हुआ उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा व्यक्ति, मेरा साथी, मेरा टीम का व्यक्ति वो हमेशा सक्षम होना चाहिए। उसका जीविकापार्जन का हम लोग ध्यान रखते हैं कि किसी न किसी प्रकार से सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपका झंडा खड़ा करने के लिए, आपका झंडा पकड़ने के लिए उसके पेट की आग शांत होनी चाहिए। तो हमेशा उसको छोटी मोटी समस्याओं में जब हम लोग दौड़ते रहते हैं, रात हो या दिन हो, हम उसके साथ रहते हैं, तो आपकी टीम मजबूत रहती है और वो अपनी टीम को मजबूत करता है। ये पूरा पिरामिड ही खड़ा है टीम के ऊपर। नीचे के पावर पिलर अगर मजबूत रहेंगे तो आप ऊपर जा पाएंगे। तो वो हमारे पिलर है और वही आधार स्तंभ। तो ये राजनीति पूरी की पूरी उनको समर्पित है, उन साथियों। तो सर, जैसे कि हमने इसके पहले आपके स्ट्रगल के बारे में बात की, तो हम देखते हैं कि जब लोगों को उनके काम के रिजल्ट्स जल्दी नहीं दिखते, वो सिंपली उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या संदेश है? कई बार राजनीति में ऐसा होता है कि कई बार आपके पास ऐसे काम आते हैं कि जो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। कुछ चीजें प्रशासनिक दबाव में, क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लोकतंत्र में आपको काम करना है, तो अभी जंतर मंतर देखिए कितने दिनों के बाद स्ट्रगल किया और उसके बाद कहीं जाके लोकपाल हुआ। तो आपको एक आंदोलन का रूप देना, और शुरुआत दौर में कभी कोई प्रशासन सपोर्ट नहीं करता मांगों को, आपको लगे होना पड़ता है। एक इसमें एक उदाहरण है हमारे पास कि एक लर्निंग लाइसेंस भ्रष्टाचार का विषय था। शुरुआत में मैंने लर्निंग लाइसेंस भ्रष्टाचार के कुछ सबूत जुटाया, उसके बाद प्रशासन ने आधे लोगों को खरीद लिया, उसके बाद ITO भ्रष्ट था। तो ये सब भ्रष्टाचार के बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये विषय तो मतलब एक विफल हो गया आदमी, फिर इधर से प्रेशर, फिर उधर से प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर आने लगा, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। परंतु मैं अपनी स्टडी में लगा रहा। ठीक 2.5 साल के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सहित 17 लोगों पर FIR करके उस आंदोलन को अंजाम दिया। तो आदमी ने पैशन रखना चाहिए राजनीति में। आप अपना काम करते रहो और तय कर जाओ, सिर्फ ऊपर का ऑरा नहीं रहता। कई बार आपको स्ट्रगल करते लोगों को जागरूक करना पड़ता है। यदि आप किसी की न्याय व्यवस्था में जाए तो पहले उसका न्याय स्थापित करने के लिए, उसका विश्वास स्थापित करने के लिए आपको अपने काम में लगे रहना पड़ता है, ताकि उसको लगे नहीं ये लोग लगे तो आप उसका विश्वास जीतते हैं। कई बार कामों में सफलता और असफलता ये दूसरी चीज है, परंतु आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे वो आपके कर्मों पे और भाग्य पे निर्भर करता है, परंतु आपने उसके लिए मेहनत किया और आप उसके साथ खड़े जिस जरूरतमंद के साथ, वो उसको अच्छा लगता है। और आज की भी राजनीति में मैं बोलता हूँ कि पैशन होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को यदि आप शिद्दत से, ईमानदारी से करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ये वीडियो देख रहे हैं हर एक व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप पेशेंस रखें, जैसा अभी सर ने ही बोला कि अगर आप पेशेंस रखें तो आपको 100% वो चीज़ मिलती है। सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्ट्रगल से रिलेटेड कि आपके लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि जिसने आपकी लाइफ टोटली चेंज कर दी और आपको खुश है उस एस्पेक्ट के लिए, नो मैटर आपको कितना स्ट्रगल झेलना पड़ा उसमें? बिल्कुल, ये उन दौरों की बात है कि जब मैं 2009 की बात है, उस समय विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। किशोर कुमेरिया करके हमारे शिवसेना के एक नेता हैं, वर्तमान में नगर सेवक हैं। तो उनसे मेरी, क्योंकि मैं फौज में जाने के पहले मैं 97-98 में शिवसेना से जुड़ा हुआ शाखा प्रमुख था। उसके बाद मेरा कुछ वनवास कहा जाए तो आया फौज का 10 साल का, उसके बाद फिर वापस आया। तो 2009 वगैरह में मेरी एक चाह थी, क्योंकि मैं स्कूल टाइम से डिबेट वगैरह करता रहता था, तो थोड़ा सा एक राजनीति को लेकर और लोगों के बीच में जाने की मेरी हमेशा चाह थी, एक मेरे अंदर था। और मैंने फौज के अंदर भी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट डिबेट कॉम्पिटिशन्स मैंने ऑल इंडिया लेवल पर की, उसमें भी मैंने स्थान अर्जित किए। तो मेरा एक अपना मनोबल था। उस बीच में जब इलेक्शंस होते थे तो मुझे किशोर कुमेरिया जी स्पेशली आमंत्रित करते थे, या मैं खुद भी आता था। उस समय मुझे 2 महीने की छुट्टी मिलती थी पूरे साल में, मैं उस इलेक्शन में निकाल कर उनका कैंपेन करने आता था। मैंने चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर पाता उस समय, लेकिन फिर भी मैं आता था क्योंकि मैं केंद्रीय सर्विस में था, यहाँ कोई उतना जानता नहीं था। तो मैं उनको भाषण वगैरह, उनके स्टेज वगैरह संभालना, लोगों को संबोधित करना विचारधाराओं से, वो करने से मुझे वो राजनीति का लगाव बढ़ा कि नहीं यार हम राजनीति कर सकते हैं। उसके बाद मैं वहाँ गया, परिणाम हुए जो होना था, लेकिन उसके बाद मैं गया तो मुझे मेरा एक झुकाव, क्योंकि वहाँ मैं देश सेवा कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि देश सेवा के साथ हम सिर्फ एक कैंप की सुरक्षा और देश की सुरक्षा कर सकते हैं, जितनी हमको ड्यूटी निर्धारित है। राजनीति में यदि आप सचमुच ईमानदार हैं और राजनीति में यदि आप सैनिक जैसा भूमिका निभा सकते हो, तो एक टाइम में आप 10 बंदूकें, सामाजिक बंदूकें चला सकते हो और समाज की जो भ्रष्टाचार नामक राक्षस या दुश्मन है, उनको आप उन अपने आंदोलन की गोलियों से वॉश आउट कर सकते हो और आप लोगों को रिलीफ दिला सकते हो।
भ्रष्टाचार हो, बाकी चीज़ें हो, बेरोजगारी हो, तो मुझे एक वो लगा, तो वहाँ से मुझे वो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा कि उस इलेक्शन के बाद से फिर मैंने रिज़ाइन किया और उसके बाद मैं फिर इस सार्वजनिक जीवन में आया और लोगों की सेवा में आगे थी। सर, आज का यूथ पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ही नेगेटिव है, तो इनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार है और आपके यूथ को क्या संदेश? देखिए, एक तो मैं जिम्मेदार मानूंगा कि एक तो वो आपका कहना सही है कि अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वाली, चंद्रशेखर वाली वो पॉलिटिक्स नहीं रही। राजनीति के थोड़े से मायने चेंज हो गए, सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स हावी हो गई समय के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स की मीडिया की पॉलिटिक्स हावी हो गई, तो वो बाला साहब ठाकरे वाली पॉलिटिक्स नहीं रही। जब लोगों की सेवा पर विश्वास रखते थे, पहले राजनीति ये समाज सेवा हुआ करती थी, आज राजनीति कहीं ना कहीं कुछ मायनों में, पूरी नहीं परंतु कुछ मायनों में जीविका पार्जन का साधन बन गई है। ये राजनीति जब हम देखते हैं, कई बार भ्रष्टाचार उभरते हुए देखते हैं, कई बार बहुत ही एटीट्यूड वाले नेताओं को देखते हैं, तो नए युद्ध को लगता है कि आज का नया युद्ध भगत सिंह है। जो युद्ध है, जो इनकी उम्र में भगत सिंह ने अपने देश की भावनाओं को रखते हुए, राष्ट्रहित की भावनाओं को रखते हुए 21 साल की उम्र में अपने फांसी के फंदे पर झूल गए थे, क्योंकि ये वो समय होता है युद्ध को जब उनके अंदर बहुत स्पिरिट होती है, वो अपने देश के प्रति बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे समय में जब उनको ये लगता है कि इस प्रकार की राजनीति है और आजकल की जो मीडिया है, जो जिस प्रकार की राजनीति परोसती है, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, तो ये राजनीति से वो बहुत पैनिक होता है, क्योंकि उसे बहुत ही स्वतंत्र चाहिए। तो परंतु मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप राजनीति को इसी प्रकार मानोगे और आप राजनीति से दूर भागते जाओगे, क्योंकि बाबा साहब के लोकतंत्र में, लिखे गए लोकतंत्र में, संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो लोकतंत्र से चुनी हुई बॉडीज हैं, वो संसद हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, ये सरकारें चुनती है और सरकारों को प्रॉपर अधिकार दिए गए आपके लोकतंत्र को सर्वाइव करने के। तो आपको देश को यदि सुधारना है तो आवाज के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स बनना पड़ेगा। जिस दिन ये युवा उस राजनीति में समावेश करेगा, आज करियर को लोग डॉक्टर का करियर समझते हैं, लोग को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, फैक्ट्री कराना है, पैसा कमाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आईटी में जाना है, कोई आज ये क्यों नहीं बोलता कि मुझे नेता बनना है। मैं ये बोलूंगा कि नेता वाली ये भी एक चैलेंजियस जॉब है। जिस प्रकार से सोल्जर फौज को, देश को संभाल रहा है, कहीं ना कहीं उस सेना की भी स्ट्रेटेजी तय करने के लिए रक्षा मंत्री होता है। ये रक्षा मंत्री वही सांसद होता है जो चुना जाता है। तो ये सोचिए कि जनता से चुने हुए लोग राजनीति में जाते हैं और वो राजनीति में जाकर पूरे प्रशासन को हैंडल करते हैं। अगर फौज के लिए ये बंदूक चाहिए तो इस बंदूक का रिजोल्यूशन भी मिनिस्ट्री में लिखा होता है। तो इसलिए राजनीति बहुत है और मैं आज के यूथ को बोलूंगा कि यदि आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स करना है तो आपको राजनीति में पदार्पण करना पड़ेगा। आप कैरियर करके राजनीति चुनिए और एक अच्छे राजनीतिक के रूप में जाइए, ताकि आप लोग आईएएस, आईपीएस इनको सजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज के आईएएस, आईपीएस को सजेस्ट करके एक अच्छे मुकाम में ले जाना, एक स्वच्छ धारा में लेकर जाकर एक अच्छे स्वच्छ राजनीति का एक भारत का निर्माण करना है, तो यूथ को पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। और जब यूथ पॉलिटिक्स में पदार्पण करेगा, जैसे आप बता रही हैं, आप एनजीओ में काम करती, लोगों की सेवा कर रही हैं, तो आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स की दहलीज पकड़ना पड़ेगा, ताकि सरकारें भी आपके एनजीओ जैसा ही काम करें। और जब सरकारें एनजीओ जैसा काम करेंगी और खुद को समर्पित करेंगी लोगों के लिए, उसी सही मायने में इस देश का और इस जनता का विकास होगा। तो मैं आज के युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप राजनीति से नफरत करने की बजाय आप राजनीति में खुद आए, लोगों को जागरूक करें और आपको मॉड्यूल पकड़कर, आपको आदर्श पकड़कर बाकी यूथ आएंगे। जिस दिन पूरा यूथ संसद, विधानसभा यहाँ पहुंच जाएगा, उस दिन देश सही मायने में 100% पूरा का पूरा लोकतांत्रिक हो जाएगा और स्वच्छ भारत का निर्माण। तो आज के भी यूथ को मेरा भी यही संदेश है कि आप जैसा कि अभी सर ने कहा, सर के संदेश का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। सर, आपके आज के पॉलिटिकल सिस्टम के क्या विचार है, या आज के जिस तरह से ये मंदिर मस्जिद के विवाद चल रहे हैं, तो ऐसे पॉलिटिक्स पर आपके क्या विचार? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे हर संप्रदाय और धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो यहाँ पर कोई फौजी कभी ये नहीं सोचता, जब हम, चूंकि मेरा थोड़ा सा फौज का बैकग्राउंड है, तो मेरे साथ मेरा मुस्लिम भाई भी बगल में सोता था, मेरा क्रिश्चियन भाई भी बगल में सोता था। हम लोग साथ में एक मेस में खाना खाते थे और एक ही भावना से देश की रक्षा करते थे। एक ही बंदूक उस ड्यूटी में मेरे नाम पे होती थी, मेरे कंधे पे रहती थी, वही बंदूक 8 घंटे की ड्यूटी में मुस्लिम के कंधे पे रहती थी। बंदूक ने कभी भेदभाव नहीं किया, हमारी गोलियों ने दुश्मनों में कभी भेदभाव नहीं किया। जब हम लोग श्रीनगर में थे, जब पुंछ, राजौरी, मेरा
डिप्लॉयमेंट था। जब मैं डल लेक के पास में अमर सिंह क्लब वगैरह में मेरा डिप्लॉयमेंट था, लेह लद्दाख में हमारी कंपनियां थी। तो आने वाले रघुनाथ मंदिर में जब मैं था और जम्मू में अटैक हुआ था तो हमारे कई मुस्लिमों ने गोलियां चलाई। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाला आतंकवादी ये कोई धर्म का है। वो एक भारतीय होने के नाते, सैनिक होने के नाते उसने अपना कर्तव्य का पालन किया। जिहाद की राजनीति बोलो या धर्म की राजनीति बोलो, ये देश के लिए अपवाद है। मुझे लगता है कि एक समय में कौमी एकता का परिचय होना चाहिए, देश में सब धर्म के लोग रहना चाहिए। मुझे लगता है राष्ट्रीयता पे ज्यादा जोर देना चाहिए, धर्म की जगह राष्ट्रीयता, भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। मैं तिवारी हूँ, कोई कामले हैं, कोई मेश्राम है, कोई केसरवानी है, कोई हक है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, इसके ऊपर से ज्यादा सबसे बड़ा जो मैं भारतीय हूँ इसका गर्व जिस दिन महसूस होगा। सरकारों की जिम्मेदारी है, निजी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उन्होंने इन सब चीजों से, और आज की शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये सब चीजों से परे होकर राष्ट्रीयता की भावना को ज्यादा मजबूत करना चाहिए कि जब राष्ट्र की भावना तो हम सब भारतीय। जिस दिन भारतीय वाला ओरा बहुत मजबूत हो जाएगा उस दिन जात धर्म जात ये सब रंग भेद भाषावाद ये साइड हो जाएंगे। पहले हम भारतीय, और भारत का विकास, देश का विकास, लोगों की सेवा, ये हमारा मेन उद्देश्य। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने। हमारा अगला प्रश्न ये है, जो नागपुर के गरीब तबके के लोग हैं, स्लम एरिया के लोग हैं, इनके एजुकेशनल और फाइनेंशियल सिचुएशन को अपलिफ्ट करने के लिए आपके और पार्टी के क्या प्रयास है या क्या विचार है? देखिए, मैं पर्टिकुलर इस विषय पे यदि शिवसेना की बात करूं तो मुंबई, क्योंकि हमारी नागपुर महानगर पालिका मुंबई में पिछले 25 सालों से है, तो जितनी स्लम झोपड़पट्टियां थी तकरीबन आप देखोगे सी के अगल बगल, समुद्र के अगल बगल बनाए हुए जो लोग थे, जो अपने समय में बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में बैठ गए, उनको हमारी पार्टी ने फ्लैट सिस्टम बनाया। उनको लेकर वहाँ फ्लैट डेवलप किए गए, सबको 1 BHK के फ्लैट दिए गए। तो एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदला, लोगों को परमानेंट घर दिए, उनको रहने का अधिकार दिए, और जो स्लम एरिया था उसको खत्म किया, और खत्म करके उसका रूपांतरण फ्लैट सिस्टम में करके उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया। एजुकेशन पे इसी प्रकार की क्रांति करते हुए आज आदित्य साहब की प्रेरणा से, BMC में हम लोगों ने कॉर्पोरेशन स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू किया कि एक इंग्लिश मीडियम का वो जो CBSE कॉस्टली एजुकेशन लोगों को नागपुर महानगर आपको मुंबई महानगर पालिका ने दिया, उसी तरह पे नागपुर महानगर पालिका में भी 3-4 स्कूलों में CBSE एजुकेशन किया गया। तो ये क्रांति है और इसके ऊपर रिवोल्यूशन होना चाहिए, शिक्षा को लेकर, आपके स्लम को लेकर। तो मुझे लगता है कि नागपुर में भी जो भी हमारे आला नेता हैं, बाकी लोग हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, प्रशासनिक नेता भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। तो जितने स्लम एरियाज हैं वहाँ पे आप फ्लैट सिस्टम करो, एरिया साफ करो। एक अगर हमको स्मार्ट सिटी की तरफ जाना है तो हमको लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, और साथ में उनको स्लम को दूर करना है तो आपको रोजगार देने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको ज्ञान का विकल्प और उद्योग का विकल्प बताया, तो जितने विकल्प आप करोगे उतने यहाँ पे रोजगार आएगा तो स्लम व्यक्ति के जेब में 2 पैसे आएंगे और 2 व्यक्ति अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगा वो। और उसके साथ जब एजुकेशन देने के, और जो महानगर पालिका, हम लोग जैसे जनरली महानगर पालिका के स्टूडेंट हैं, हम नागपुर महानगर पालिका की स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, कॉर्पोरेशन की स्कूलों में, ये कॉर्पोरेशन की स्कूलों में पढ़ के आज आपके सामने कम से कम इंटरव्यूज तो दे रहे हैं हम लोग, ये कॉर्पोरेशन के ही स्टूडेंट्स हैं हम लोग। तो ये नागपुर महानगर पालिका का स्तर आज का नहीं है, ये बहुत पहले का अच्छा हुआ स्तर है, परंतु अब क्या हो गया, CBSE और प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध ने ये सब कुछ बदल दिया है। अब वापस उन स्कूलों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि एक स्लम परिवार, एक आम परिवार कम पैसे में अपने बच्चों को एजुकेशन दिला पाए। और वहां से भी कई अच्छे लोग, आज आपके महापौर जो हैं, आपके महापौर जयशंकर तिवारी पूर्व महापौर रहे हैं, वो भी कॉर्पोरेशन के स्कूल से पढ़े हुए हैं। सचिन कुर्बे जो यहाँ के कलेक्टर जिलाधिकारी बन के गए, वो नागपुर की कॉर्पोरेशन स्कूल से पढ़े हुए हैं। कॉर्पोरेशन की स्कूलों में कई बार गरीबी के अभाव में हम लोगों को शूज नहीं हुआ करते थे, खाली पड़ जाया करते थे, फिर भी अपनी गोद में लेके नागपुर महानगर पालिका ने हमको पढ़ाया, आज अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छे संस्कार दिए। तो आज वो कॉर्पोरेशन स्कूलों का स्तर बढ़ना चाहिए ताकि हमको एक अच्छा एजुकेशन, हमारे सस्ता एजुकेशन हमारे स्लम लोगों को वहाँ मिले, स्लम भी दूर होगा और एजुकेशन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस भी आएंगे। सर, आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शंस को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ता और आपके मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? हमने देखिए बिल्कुल बूथ स्तर पर हमने प्रयास किए हैं, शाखा स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग लगातार नागपुर की सेवा में, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत जगह हम लोग मजबूत हैं, जहाँ हम थोड़े शिथिल हैं वहाँ हम मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं। अकेले शिवसेना को इलेक्शन लड़ने की पूरी 152 सीटें हम लोग अकेले लड़ाने के लिए पोजीशन में हैं। अभी हमारे संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी जी द्वारा अभी सबके इंटरव्यूज लिए गए, भरपूर प्रतिशत मिला। हर वार्ड में हमारे पास, हर प्रभाग में हमारे पास लोग हैं,
इच्छुक उम्मीदवारों की हमारी एक लंबी लिस्ट है। तो लोग लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन में और लोगों को लग रहा है कि हम इलेक्शन लड़ना चाहिए और शिवसेना के काम के प्रति वो लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो ये सब लेकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन में शिवसेना को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और हमारी पूरी तैयारी है अकेले बल पर इलेक्शन लड़ने की और अकेले बल पर इलेक्शन जाने की। और हर जगह हमारे कैंडिडेट बखूबी बतौर एक लड़ाकू सैनिक बनकर कारपोरेटर के लिए उतरे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम सर, इट वाज रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ श्री नितिन तिवारी जी जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सर ने जैसे कि कहा, सर के बताए गए संदेश को ध्यान में रख के आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा।